सो गुड आफ्टरनून ऑल, वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। हम लोग हमारी एमसीक्यू सीरीज का हम लोग आगे मौर्य वंश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसी को हम आगे पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक और उसके पार्ट को हम कवर करने जा रहे हैं। किससे रिलेटेड? मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड या मौर्य वंश से रिलेटेड। इसमें हम लोग किसके बारे में देखेंगे? जो भी शिलालेख हैं, जितने भी हमको मौर्य साम्राज्य में शिलालेखों के बारे में पता चला है, या बोल सकते पिलर के बारे में पता चला है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और साथ में प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए सबसे पहले हमारा पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसप ने अशोक के शिलालेखों की व्याख्या कब की? ये हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था। लास्ट क्वेश्चन शायद हमने इसी से खत्म किया था। जो जैन प्रिंसिप थे, उन्होंने जो अशोक के शिलालेख है उनकी व्याख्या की थी। किस ईयर में की थी उसके बारे में बताना है हमको। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ए, 1837। ठीक है, ये चीज पढ़ी थी हम लोगों ने। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें, अशोक के शिलालेख कहाँ स्थित हैं? मतलब कि ये चार ऑप्शन है, इन चारों स्थानों में से किस स्थान पे हमको अशोक के शिलालेख देखने को मिलते हैं? वेयर वर द अशोक एडिक्ट्स लोकेटेड? ज्यादातर लोग बी आंसर दे रहे हैं। कोई डी बता रहा है। चलिए देखो यहाँ पे, तो हमारा सही आंसर क्या है? ए। कहां पर देखने को मिलते हैं हमको? इन सभी में से जौगाड़ा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जौगड़ा एक जगह है जो कि कहां, किस शहर के पास में स्थित है? जमनाम के पास में। ठीक है, कहां पे स्थित है? जमनाम के पास में, जो कि किस राज्य में या किस हम बोल सकते स्टेट में आती है? उड़ीसा में। ठीक है, गजनाम एक जगह है, उसके पास में क्या देखने को मिलता है हमको? एक जगह है जिसका नाम क्या है? जौगाड़ा, जहां पे हमको किसके शिलालेख देखने को मिलते हैं? अशोक के शिलालेख देखने को मिलते हैं। और जौगाड़ा जो है वो कौन से स्टेट में लाया करता है? उड़ीसा में लाया करता है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देख लो, किस शिलालेख में अशोक की व्यक्तिगत रूप से नामित किया गया है कि उनके सामान्य शीर्षक क्या है? देवनाम प्रिया है। इन विच रॉक एडिक्ट इज अशोका नेम्ड इन पर्सन एंड नॉट बाय हिज अनयूजुअल नेम देवनाम प्रिया। अब देखो बेसिकली क्या हुआ है, जितने भी हमको अशोक के शिलालेख देखने को मिले हैं ना, उन शिलालेख में अशोक का नाम अशोक नहीं लिखा गया है। क्या नहीं दे के रखा है हमको? देवनाम प्रिया देखने को मिला है। ठीक है, पर उनमें से चार ऐसे शिलालेख हैं जिन पे हमको अशोक का नाम अशोक ही देखने को मिला है। ये चीज क्लियर हो गई? ज्यादातर जितने भी हमको बोल सकते हैं कि 18 शिलालेख हमको देखने को मिलते हैं, तो 18 शिलालेखों में से हमको 14 शिलालेखों में अशोक का नाम क्या देखने को मिलता है? देवनाम प्रिया देखने को मिलता है। उन चार, अगर बाकी की चार की बात करूं तो चार ही ऐसे शिलालेख है जिनमें अशोक का नाम क्या देके रखा है? अशोक ही दिया गया है। तो उन्होंने यही चीज बोला है कि ऐसे नाम, ऐसे हमको स्थल के बारे में बताना है, बोल सकते हैं शिलालेख के बारे में बताना है जिनमें अशोक का नाम क्या देके रखा हो? अशोक देके रखा हो। तो आंसर करिए सब। ठीक है, तो डी बता रहे हैं ज्यादातर लोग। तो क्या हमारा सही आंसर क्या है? फोर्थ, मतलब कि मस्की और गुर्जर या गुजारा के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर मस्की की बात करूं तो मस्की कहां पे स्टेट है? कौन से स्टेट में आता है? कर्नाटका में। ठीक है, अगर गुर्जर की बात करूं तो गुर्जर किस स्टेट में बिलोंग करता है? एमपी में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मैंने कितनी की बात करी थी? चार की बात की थी। तो चार में से हम लोगों ने दो तो देख ही लिए।
तो पहला कौन सा है हमारा? मस्की। दूसरा क्या है हमारा? गुजारा या गुर्जर। तीसरा क्या है हमारा? ब्रह्मगिरी, जो कि किस स्टेट में आता है? कर्नाटका में आता है। ठीक है। और चौथा क्या है हमारा? नेतुर, जो कि किस स्टेट में आता है? आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक है। तो दो हमने ऑप्शन में देखे कि 4 ऐसी जगह हैं जहां पे ऐसे शिलालेख देखने को मिलते हैं जिन शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक ही देके रखा है, और बाकी की जितनी भी शिलालेख है उन शिलालेखों में अशोक का नाम क्या देके रखा है? देव नाम पिया देके रखा है। तो 4 ऐसे जहां पे अशोक का नाम अशोक लिखा है। तो पहला क्या है? मस्की, जो कि कर्नाटक में है। दूसरा ब्रह्मगिरी, वो भी कहां पर है? कर्नाटक में। तीसरा हमारा बोल सकते हैं कि गुर्जर या गुजारा। और चौथा हमारा क्या है? नेतुर, जो नेतुर कहां पर स्टेट, किस स्टेट में आता है? आंध्र प्रदेश में। क्लियर है? नेक्स्ट देख लो, किस शिलालेख में उल्लेख में बहरी घोष के स्थान पर धम्म घोष ले लिया गया है? इन विच रॉक एडिट मेंशन दैट द बहरी घोष वॉज रिप्लेस्ड बाय धर्म घोष? अब देखो, सबसे पहले इसका मतलब समझ लो। बहरी घोष का मतलब पता है? बहरी घोष का मतलब होता है जो हमारे ड्रम होते हैं ना, या जो ढोल होते हैं, उनको क्या करना? ढोल को बजाना। ठीक है। बहरी घोष का मतलब बहरी घोष का मतलब क्या है? ढोलों को बजाना। पर बहरी घोष का अगर मतलब देखोगे तो किस टाइम पे हम ढोल बजाते थे? अगर किसी युद्ध को हमको क्या करना रहता था? स्टार्ट करना रहता था, या युद्ध की क्या करनी रहती थी? आरंभ करना होता था। तो उस टाइम पे हम लोग जो ढोल बजाते थे, उस चीज को हम लोग किस नाम से बोला जाता था? बहरी घोष के नाम से जाना जाता था। ये चीज क्लियर हो गई? अगर किसी भी हमने देखा है ना कि शंखनाद से हमारा जो युद्ध है वो शुरू होता है, तो उस टाइम पे जो बोल सकते हैं कि जो युद्ध करते थे, तो उस टाइम पे ढोल बजाए जाते थे। ठीक है। किस टाइम पे? युद्ध के टाइम पे। तो उस चीज को हम लोग किस नाम से जाना जाता था? बहरी घोष के नाम से। पर बहरी घोष को बाद में किससे रिप्लेस कर दिया गया? किससे बदल दिया गया? धर्म घोष से। ठीक है। धर्म घोष का मतलब भी क्या होता है? ढोलों को बजाना। ठीक है। पर इस टाइम पे क्या होता था? कब हम ढोल बजाते थे? जब बोल सकते हो कि हम प्रीचिंग देते थे। प्रीचिंग मतलब कि बोल सकते हो कि जब धर्म का हमको उपदेश देना होता था, जो हमारी बोल सकते हो बौद्ध धर्म में उपदेश दिए जाते थे ना, प्रीचिंग दी जाती थी। तो वैसे ही किसी भी अगर हमारे जो बोल सकते हो बौद्ध धर्म की जब प्रीचिंग की टाइम आता था, प्रीचिंग देने की बात होती थी, जिस टाइम पे उस टाइम पे अगर हम ढोल बजाते थे तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते थे? धर्म घोष के नाम से जानते थे। ये चीज क्लियर हो गई? अगर बहरी घोष का मतलब आया तो बहरी घोष का मतलब ढोल बजाना। पर किस टाइम पे ढोल बजाना? जब युद्ध का स्टार्ट करना हो या युद्ध को हमको प्रारंभ करना हो। ठीक है। पर उस चीज को किससे रिप्लेस कर दिया गया? धर्म घोष से। धर्म घोष मतलब कि उसका मतलब भी है ढोल बजाना। पर किस उस टाइम पे ढोल कब बजा रहे हैं? जब हम लोगों को ढोल तक से रिलीजियस प्रीचिंग देनी हो, जब धर्म के नाम पे उपदेश देना हो। ये चीज क्लियर हो गया? तो इसके बारे में हमको किस एडिक्ट में देखने को मिलता है? किस शिलालेख में देखने को मिलता है? तो आंसर दे चुके हैं आप लोग। तो ज्यादातर लोग सी और डी में कंफ्यूज है। अगर मैं सबसे पहले डी की बात करूं, मतलब कि शिलालेख 13 की बात करूं, तो 13 में किसका उल्लेख मिलता है हमको? कलिंग वॉर का उल्लेख मिलता है। ठीक है। जो कलिंग वॉर हुई थी उसमें कैसे बताया गया कि जो हमारा अशोक है उसका मन परिवर्तित हो गया था, मतलब कि उसने इतना खून देखकर अपना धर्म को बदल लिया था, मतलब कि बेसिकली उसने अपने आप को चेंज कर लिया था। ठीक है। उसकी पहले की आइडियोलॉजी क्या थी? पहले वो क्या करता था? जितने भी साम्राज्य उसको दिखते थे उन पे आक्रमण कर देता था, जितने भी राजा रहते थे उनको मार देता था, उनको मारकर अपना राज्य बना लेता था। ठीक है। पर कलिंग वॉर के बाद उसने क्या करा? अगर वो उसको कोई बोल सकते राज्य को जीतना होता था तो वो हिंसा से नहीं जीतता था। कैसे जीतता था? वहां पे जाके अपनी संस्कृति के बारे में बताता था उन लोगों को। ठीक है। संस्कृति मतलब कि बौद्ध धर्म को फैलाता था वहां पर और उस राजा को हटा देता था। तो उसने हिंसा को छोड़ के किसका मार्ग अपना लिया था? अहिंसा का अपना लिया था। उस चीज का उल्लेख हमको कौन से शिलालेख में देखने को मिलता है? 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। पर अगर मैं बात करूं बहरी घोष को हमने धर्म घोष से बदला, उस चीज के बारे में किस शिलालेख में देखने को मिलता है? तो चौथे शिलालेख में देखने को मिलता है। ये चीज क्लियर हो गई?
अगर आपसे कोई पूछा जाए बैरी घोष और धम घोष के बीच में, तो दोनों का मतलब ढोल बजाना होता है, पर उसका मतलब अलग अलग हो गया है। बैरी घोष में जब हम ढोल बजाते थे उस टाइम पे युद्ध का आरंभ होता था, और वहीं पे अगर धम घोष की बात करें तो धम घोष में भी ढोल पीटे जाते थे, ढोल बजाए जाते थे, पर किस टाइम पे, जब बोल सकते हो कि हमको कोई धर्म के नाम पे उपदेश देना होता था। ठीक है, कि ऐसे मान के चलो कि हम लोग देखते हैं ना कि अभी अनाउंसमेंट होता था, अनाउंसमेंट के लिए सब लोगों को बुलाया जाता था, तो वो कैसे बुलाते थे, ढोल बजा के बुलाते थे। ठीक है, ढोल बजाते थे तो उनको समझ में आ जाता कि अब धर्म का उद्देश्य दिया जा रहा है, तो सब लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते थे। ठीक है, क्लियर है सबको? अगर 13वें आप बोल सकते हो शिलालेख की बात आएगी, तो 13वां शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बोल सकते हैं कलिंग वॉर का उल्लेख देके रखा है कि कैसे अशोक का जो मन है वो परिवर्तित हुआ था, कैसे उसने हिंसा को छोड़ के अहिंसा का मार्ग अपना लिया था। नेक्स्ट देख लो, अशोक को देवनाम प्रिया के रूप में पहचानने वाले शिलालेख की पुष्टि किसके द्वारा की गई थी? कौन ऐसा था? द इंस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई अशोका एज देवनाम प्रिया, देवनाम प्रिया वॉज कंफर्म्ड बाय। मतलब कि किसने ऐसा पता लगाया था कि जो देवनाम प्रिया जो शिलालेखों पे लिखा है वो अशोक के साथ सम्मिलित है, या अशोक को देवनाम प्रिया बुलाया जाता है? तो किसने बताया था इसके बारे में? सब लोग ए आंसर कर रहे हो। जेम्स प्रिंसेप। भैया यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अशोक को देवनाम प्रिया के नाम से ही जाना जाता था, इस चीज का उल्लेख किसने किया? अगर जेम्स प्रिंसेप की बात करोगे तो जेम्स प्रिंसेप ने किसकी व्याख्या करी थी? अशोक के शिलालेख की बात करी थी। उसने ये चीज नहीं बताई थी कि भैया देवनाम प्रिया जो यूज करा जा रहा है शिलालेखों में, उसको हम लोग अशोका के साथ सम्मिलित कर रहे हैं, या अशोका का नाम ही देवनाम प्रिया है। ठीक है, तो उसका उल्लेख किसको देखने को मिलता है, या किस इंसान ने पहचाना था कि जो वो बोल सकते हैं कि देवनाम प्रिया अशोका का ही नाम है, तो उसका नाम क्या है? सही आंसर क्या है हमारा? सी बिडन। ठीक है, तो सी बिडन ने पता लगाया था कि जो देवनाम प्रिया है वो अशोक को ही कहलाया जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस इंसान ने बोल सकते हैं अशोक के शिलालेख की व्याख्या की थी, किसने पता लगा मतलब कि ढूंढा था सबसे पहले, तो वो हमारे जेम्स प्रिंसेप है। ये चीज क्लियर हो गई? तो यहां से दो क्वेश्चन है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि अशोक के शिलालेख की व्याख्या की बात करी जाएगी तो जेम्स प्रिंसेप आएंगे, और अगर नाम की बात की जाएगी कि सबसे पहले नाम पता किसने किया था कि जो देवनाम प्रिया शिलालेखों पे लिखा है वो किसका नाम है, तो वो अशोका का नाम है। किसने पता किया? सी बिडन ने पता किया था। ठीक है, और इसको जो बिडन के साथ मत जोड़ देना। अब देखो यहाँ पे जो लघु शिलालेख है अशोक के बारे में क्या बताते हैं? लघु शिलालेख मतलब कि माइनर जो एडिक्ट्स हमको मिले हैं, देखो 3 तरीके के एडिक्ट्स होते हैं, 3 तरीके के शिलालेख हमको देखने को मिले। एक मेजर है जो कि बोल सकते हो कि जो प्रमुख शिलालेख है, एक लघु शिलालेख जो को माइनर शिलालेख होते हैं, और एक बोल सकते हो कि सेपरेट शिलालेख मिलते हैं, अलग अलग हमको देखने को मिले। ठीक है, 3 तरीके के शिलालेख देखने को मिलते हैं, एक मेजर है जो कि प्रमुख है, दूसरे हमारे लघु हैं जो कि माइनर है, और तीसरे क्या है? अलग अलग तरीके के हमको मिले जो वेरियस सेपरेटेड है। ठीक है, तो इनमें हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हम लघु शिलालेख है उसमें हमको किसके बारे में पता चलता है? ठीक है, अशोक की जो भी चीजें अशोक ने जो जो करा है, या मौर्य जो डायनेस्टी है उसमें से इन सब चीजों में से किस चीज का वर्णन हमको लघु शिलालेख या माइनर शिलालेख में, माइनर एडिक्ट्स में देखने को मिला है? अब आंसर कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सभी आंसर करो जल्दी भैया। ज्यादातर लोग ए के बारे में बताया, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन या आंतरिक प्रशासन के बारे में बताया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें तो अगर जो लघु शिलालेख है, जो माइनर शिलालेख है ना, उनमें किसके बारे में बताया गया है? पर्सनल लाइफ के बारे में बताया गया है। अशोक की जो पर्सनल लाइफ है, जीवन है, निजी जीवन है, उसके बारे में उल्लेख है। किसमें? बोल सकते हैं कि जो लघु शिलालेख है, माइनर शिलालेख से।
अगर मेजर शिलालेख की बात करूं, जो प्रमुख शिलालेख है, उनमें हमको किसके बारे में पता चलता है? आंतरिक प्रशासन और जो विदेशी मामले थे, जो फॉरेन अफेयर्स के बारे में पता चलता था कि किस बाहर के देशों से हमारे संबंध थे, और बोल सकते हो कि जो अंदर का प्रशासन था, कैसे प्रशासन काम करता था, उस चीज का उल्लेख किस, हम बोल सकते हैं किस शिलालेख में देखने को मिलता है? हमारे प्रमुख शिलालेख में देखने को मिलता है। ये चीज क्लियर हो गई? तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि लघु शिलालेख, जो माइनर शिलालेख है, उसमें किसका वितरण है, तो जो निजी जीवन है, पर्सनल लाइफ के बारे में, किसकी पर्सनल लाइफ? अशोक की पर्सनल लाइफ के बारे में। और अगर मेजर शिलालेख की बात करो या प्रमुख की बात करो, तो उसमें जो भी हमारे मौर्य साम्राज्य का बोल सकते हैं आंतरिक प्रशासन था, उसके बारे में पता चलता है, और साथ में जो विदेशी मामले थे, जो फॉरेन अफेयर्स थे, कि कैसे बाहर के देशों के साथ हमारे संबंध थे, उस चीज का उल्लेख है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन के बारे में कौन से शिलालेख में हमको जानने को मिलता है? विच रॉक एडिक्ट्स कंटेन अबाउट द कन्वर्शन ऑफ अशोका टू बुद्धिज्म? भैया भक्ति से 896 को क्या दिक्कत है? सर प्लीज मेरा कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। कंफ्यूजन बताओगे जब तो क्लियर कर पाऊंगा। वो देव नाम पिया था भैया, देव नाम प्रियदर्शनी नहीं था, देव नाम पिया था। तो ज्यादातर लोग इसका क्या आंसर बता रहे हैं? बी बता रहे हैं। अगर हम शिलालेखों की बात करें, तो कौन सा शिलालेख हमको बताता है कि भैया जो अशोका था उसने बुद्धिज्म में या बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो वो हमारा कौन सा है? बाबरू और पेरत रॉक एडिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मौर्य काल का ताम्रपत्र अभिलेख मिलता है। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ मौर्य पीरियड इज फाउंड फ्रॉम, कहां से हमको देखने को मिलती है? अगर हम इसकी बात करूं, तो इसमें हमने देखा था बुद्ध धर्म के बारे में कि कौन से दो ऐसे बोल सकते हैं कि लोग थे जिनने अशोक का धर्म परिवर्तन करवाया था। पहले कल हम लोगों ने पढ़ा था, पहले का नाम क्या था? उपगुप्त, और दूसरा 7 साल के एक बुद्धिस्ट भिक्षु जिसका नाम क्या था हमारा? निग्रोध। ठीक है, अगर ताम्रपत्र की बात करूं, तो उसका अभिलेख हमको कहां देखने को मिलता है? तो हमारा आंसर क्या है? डी, शौगोरा में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, शौगोरा की बात करूं तो ये कहां पर, किस राज्य में या किस स्टेट में आता है? हमारा उत्तर प्रदेश में। और किस रिवर के पास में? किस रिवर मतलब बोल सकते नदी के तट के पास में, तो राप्ती रिवर के पास में, गोरखपुर के पास में पड़ते हैं ये, राप्ती। ये चीज क्लियर है कि जो सौगारा है उसमें हमको क्या देखने को मिलता है? तापपत्र का अभिलेख देखने को मिलता है। और अब अगर सौगारा की बात करूं, तो सौगारा हमको किस राज्य में देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी किस नदी के तट के पास में? तो राप्ती नदी के पास में। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो, धम्म महामंत्रों की नियुक्ति का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? अपॉइंटमेंट ऑफ द धम्म महामंत्रास इज मेंशन्ड इन विच रॉक एडिक्ट्स? तो धम्म महामंत्रास के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, तो धम्म मंत्रास एक तरीके की पोस्ट होती है। तो वो अशोक ने क्यों अपॉइंट करी थी इस तरीके की पोस्ट, या इस तरीके की चीज क्यों बनाई थी? कि जो भी महामंत्रीज है, जो कि धम्म महामंत्रीज हैं, वो सारे के सारे लोग अब जो भी अशोक के धम्म है, अशोक के धम्म के बारे में मतलब कि किस तरीके से विचार होने चाहिए हमारे, कि किस तरीके से हमारा जीवन होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ये सारी की सारी चीजें हमने अशोक धम्म के बारे में पढ़ी थी। कि अशोक धम्म में बताया गया था कि जीवन जीने का तरीका कैसे है, कि क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो ये सारी की सारी चीजें धम्म में
हमको देखने को मिलती है अशोक धम में। तो अशोक ने ही एक तरीके का बोल सकते कि पोस्ट बनाई थी, एक तरीके की नियुक्ति करी थी किन लोगों की, धम महामंत्रास की, महामंत्रीस की। उनका काम क्या होता है, जो अशोक के धम है उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस अशोक के धम के बारे में बताना कि जिंदगी जीने का सलीका किस तरीके से है, जो कि अशोक ने बनाया था, उस चीज के बारे में। तो इस चीज का उल्लेख हमको किस शिलालेख में देखने को मिलता है? ठीक है, तो बी आंसर बता रहे हो। तो हमारा पांचवा जो शिलालेख है उसमें हमको देखने को मिलता है धम महामंत्रीस के बारे में, धम महामंत्रास के बारे में हमको देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लो, अशोक धम का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अशोक धम? जो हमने पढ़ा अभी, अशोक का धम जो था उसमें किस चीज के बारे में उल्लेख है, क्या क्या चीजें बताई हैं अशोक ने उसमें? देखो भैया, अभी बताया था कि रिलीजियस अपलिफ्टमेंट तो पता ही है, ठीक है, कि कैसे धर्म का बोल सकते हो कि उद्यान होना चाहिए। उसी के साथ में उसने राजनीतिक जो भी उद्यान है उसके बारे में भी बात की है अपने धम्म में, और साथ में जो सामाजिक उद्यान है उसके बारे में भी बात की है। तो तीनों की चीजें हमको देखने को मिलती है अशोक के धम्म में, कि जो बोल सकते हैं कि जिस धर्म उसने बताया था उस धर्म में सामाजिक उद्यान की भी बात की थी, राजनीतिक उद्यान की भी बात की थी, और धार्मिक उद्यान की भी बात की थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हमारा है डी। ठीक है, अगर अशोक के धम की बात करोगे तो अशोक के धम में अकेला धम के बारे मतलब धर्म के बारे में नहीं बताया गया था, धर्म का भी उद्यान होना चाहिए, साथ में राजनीति का भी उद्यान होना चाहिए, और जो समाज है उसका भी हमारा उद्यान होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें हमको अशोक के धम में देखने को मिलती है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लो, इन द सारनाथ इंस्क्रिप्शन एम्परर अशोका नेम अपीयर्स एज। सारनाथ अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम क्या दिया गया है? हमने देखा है कि दो तरीके का, एक तो अशोक का नाम अशोक दे के रखा है कुछ अभिलेखों में, और कुछ में हमको देवनाम पिया देखने को मिलता है। अब उन्होंने बोला कि एक सारनाथ इंस्क्रिप्शन है, सारनाथ बोल सकते हो अभिलेख है, उसमें अशोक का नाम क्या दे के रखा है? कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं, तो ज्यादातर लोग डी कह रहे हैं। तो अगर आप सारनाथ इंस्क्रिप्शन की बात करो तो सारनाथ इंस्क्रिप्शन में हमको किसका क्या नाम देखने को मिलता है? धर्म अशोक के नाम से जाना जाता है। मतलब जो सारनाथ अभिलेख है उसमें अशोक का नाम क्या देके रखा है? धर्म अशोक देके रखा है, ना ही देवनाम पिया देके रखा, ना ही अशोक देके रखा। क्या देके रखा है? धर्म अशोक देके रखा है। क्लियर है? एक ही ऐसा इंस्क्रिप्शन है, ये चीज याद रखना, सारनाथ इंस्क्रिप्शन की बात हो जाए तो सारनाथ इंस्क्रिप्शन में ना ही उसका नाम देवनाम पिया है, ना ही अशोक है। क्या देके रखा है उसका नाम? धर्म अशोक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज बीन यील्डेड द सेपरेट रॉक एडिक्ट्स ऑफ द अशोका? अभी मैंने बात करी थी निम्नलिखित में से किस स्थल पर अशोक के अलग अलग शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो मैंने बताया था तीन अलग अलग तरीके के शिलालेख हमको देखने को मिलते हैं, एक प्रमुख, एक जो मेजर है, एक लघु जो कि माइनर है, और तीसरे अलग अलग तरीके के हमको देखने को मिलते हैं। तो जो अलग अलग देखने को मिलते हैं वो कौन कौन सी जगह पे हमको देखने को मिले हैं? कोई डी बता रहा है, कोई सी भी बता रहा है। तो ज्यादातर लोग सी बता रहे हैं। देखो, अगर आप बात करो कि अलग अलग शिलालेख की बात करें तो अलग अलग शिलालेख हमको धौली में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी हाल मैंने क्वेश्चन पूछा था उसमें उसमें क्या हमारा जोगादा भी था, तो जोगादा में भी देखने को मिलते हैं और सनत्ती में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो तीनों जगह हमको जो अशोक के अलग अलग शिलालेख देखने को मिलते हैं।
ठीक है, अगर माइनर शिलालेख या मेजर शिलालेख की बात हो जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनता, पर अगर अलग अलग शिलालेख की बात हो जाए कि अलग अलग शिलालेख हमको किस जगह पे देखने को मिलते हैं, तो हमको तीनों जगह पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, धौली में भी देखने को मिलते हैं, जोगादा में भी देखने को मिलते हैं, और सन्नती में भी देखने को मिलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, प्रयाग प्रशिष्टि, वन ऑफ द मेजर पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका वाज ओरिजिनली लोकेटेड इन। अशोक के प्रमुख स्तंभ शिलालेखों में से एक प्रयाग प्रशिष्टि मूल रूप से स्थित था। प्रयाग प्रशिष्टि को इलाहाबाद प्रशिष्टि के नाम से भी जानते हैं, तो जो वो कहां पर, स्टार्टिंग में ये चीज याद रखना, मूल रूप से कहां पर स्थित था। सब लोग भी आंसर कर रहे हैं इलाहाबाद या प्रयागराज। वही क्वेश्चन को ध्यान से देखो, प्रयाग प्रशिष्टि मूल रूप से कहां स्थित था। मूल रूप से मतलब कि स्टार्टिंग में कहां पर था। अगर आप स्टार्टिंग की बात करोगे तो सबसे पहले मूल रूप कहां पर स्थित था? कौशाम्बी में स्थित था। ठीक है, फिर इसके बाद उसको कहां पे ट्रांसफर कर दिया गया, कहां पे परिवर्तन हो गया? इलाहाबाद में लेके आ गया। और अगर उसकी बात करूं मैं प्रयाग प्रशिष्टि की या इलाहाबाद प्रशिष्टि की, तो हमको उसमें किसका उल्लेख देखने को मिलता है? मेन चीज किसकी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है? समुद्रगुप्त की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। ये चीज क्लियर हो गई? जो इलाहाबाद प्रशिष्टि है या प्रयाग प्रशिष्टि है, उसमें हमको किसका उल्लेख देखने को मिलता है? किसकी इंफॉर्मेशन मिलती है? हमको समुद्रगुप्त की जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, प्रयाग प्रशिष्टि की बात करोगे तो प्रयाग प्रशिष्टि स्टार्टिंग में कहां पर था? मूल रूप से कहां पर स्थित था? हमारा कौशाम्बी में। फिर कहां पे ट्रांसफर कर दिया गया? कहां पे चला गया? इलाहाबाद में। इसलिए उसको इलाहाबाद प्रशिष्टि या प्रयाग प्रशिष्टि भी बोला जाता है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में शामिल है। इलाहाबाद जो हमने अभी बात करी, प्रयाग प्रशिष्टि या जो बोल सकते हो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, इनमें से क्या क्या चीजें उसमें हमको देखने को मिलती है? कोई डी बता रहा है, कोई बी भी बता रहा है। सब लोग डी और बी में कंफ्यूज हैं। अभी मैंने बताया था कि समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है या समुद्रगुप्त की हमको बोल सकते हो कि प्रशिष्टि उसमें देखने को मिलती है, वो तो है ही भैया साथ में। ठीक है, वो चीज हमको देखने को मिलती है, ये चीज देखने को मिलती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो रानी का भी हमें को उसमें अभिलेख देखने को मिलता है, और जो जहांगीर है उसका भी हमको उसमें शिलालेख देखने को मिलता है। ये चीज क्लियर हो गई? तो सारी की सारी चीजें देखने को मिलती है। समुद्रगुप्त की इंफॉर्मेशन या जानकारी हमको देखने को मिलती है, रानी का भी उसमें अभिलेख है, और साथ में जहांगीर का भी उसमें अभिलेख है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दी अबव। सारी की सारी तीनों की तीनों चीजें हमको हम किस में देखने को मिलती है? प्रयाग प्रशिष्टि में देखने को मिलती है या इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में देखने को मिलती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, रिम्मनदई स्तंभ शिलालेख स्थित है। रिम्मनदई जो आपका स्तंभ है वो कहां पर स्थित है? नेपाल में, बर्मा में, भारत में या चीन में? सबसे पहले आंसर आ गया किसी का, तो वो बता रहे सी, भारत में। तो सी और ए आपके आंसर आ रहा है। कोई भारत बता रहा है, कोई नेपाल बता रहा है। अब अगर मैं बात करूं रिम्मनदई स्तंभ की, तो वो कहां पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? लुम्बिनी में स्थित है। कहां पर स्थित है? और लुम्बिनी कहां पर आता है? अगर आज के टाइम पे देखोगे तो कहां पर आता है? नेपाल में आता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? नेपाल। रिम्मनदई स्तंभ की बात की जाए तो रिम्मनदई स्तंभ जो है वो कहां पर स्थित है? लुम्बिनी में। और लुम्बिनी आज के समय में किस देश का हिस्सा है? नेपाल का। ठीक है, इस शिलालेख में स्तंभ में हमको किसकी जानकारी मिलती है?
कि जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इस चीज की हमको जानकारी किसमें देखने को मिलती है? रमबंदई आपके स्तंभ में देखने को मिलती है। क्लियर है सबको? तो अगर कोई गौतम बुद्ध की बात करेगी, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो उस चीज का उल्लेख कहां पर देके रखा है? हमारा रमबंदई स्तंभ में देके रखा है। और इससे हमको क्या पता चलता है? जो रमबंदई स्तंभ है वो लुम्बिनी में स्थित है, और लुम्बिनी आज के टाइम पे किस देश का हिस्सा है? नेपाल का हिस्सा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, वेयर इज द गुजारा रॉक एडिट लोकेटेड? गुर्जर या गुजारा शिलालेख कहां स्थित है? तो हमने पढ़ा है ये, तो कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो सही आंसर क्या हमारा? तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी गुज्जर शिलालेख या गुजारा शिलालेख के बारे में। तो ये ऐसा शिलालेख है, चार में से ऐसा शिलालेख है जहां पे अशोक का नाम क्या लिखा गया है? अशोक ही लिखा गया है। ठीक है, चार स्तंभों में से एक आपका बोल सकते हो ऐसा एक शिलालेख है, बाकी के तीन अलग भी हैं। नेक्स्ट देखो, स्तंभ शिलालेख दिल्ली तोपरा को किस शासक द्वारा दिल्ली से तोपरा स्थानांतरित किया गया था? द पिलर एडिक्ट ऑफ दिल्ली तोपरा वॉज मूव फ्रॉम दिल्ली टू तोपरा बाय विच रूलर? ठीक है, दिल्ली तोपरा एक नाम का शिलालेख है, स्तंभ शिलालेख है, जो कि दिल्ली से तोपरा बोल सकते हो कि चेंज करा गया था, उसका परिवर्तन किया गया था। तो किसने किया था उसका? सिंपल सा है ये तो। मतलब सब लोग क्या बता रहे हैं? सी, फिरोज शाह तुगलक। तो किसने दिल्ली से तोपरा में आपका इस शिलालेख को ट्रांसफर किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, रमबंदई लुम्बिनी का उल्लेख है, मतलब कि जो रमबंदई स्तंभ हमको देखने को मिलता है उसमें किस चीज का उल्लेख हमको देखने को मिलता है? उसका आंसर करिए। तो ज्यादातर लोग क्या बता रहे हैं? सी बता रहे हैं, बोथ, दोनों, एक और बी। तो पहले मैंने चीज बताई थी, लुम्बिनी जो रमबंदई आपका स्तंभ है, या बोल सकते हो कि जो आप उसमें हमको किसके बारे में पता चलता है? बुद्ध की जन्म स्थान के बारे में पता चलता है कि जो बुद्ध ने कहां पे जन्म लिया था? लुम्बिनी में जन्म लिया था। और दूसरी चीज, बाली कर का समाप्त कर दिया गया था। मतलब कि बाली कर मतलब कि एक तरीके का टैक्स है। ठीक है, एक टैक्स था जो कि वहां पे क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। किसके द्वारा हटा दिया गया था? अशोक के द्वारा हटा दिया गया था। ये कैसे तरीके का एक मतलब कि कर है, या कैसा टैक्स है? एक धार्मिक मतलब बोल सकते हो कि कर है। कैसा धर्म है? रिलीजियस टैक्स है, रिलीजियस टैक्स है। ठीक है, कि धार्मिक कर है, कि धर्म के नाम पे एक कर लिया जाता था। कौन लेता था वो? बोल सकते हो कि वहां के रूलर लेते थे पहले। उसको हटाया किसने? अशोक ने हटा दिया। ये चीज क्लियर हो गई? तो अगर आपसे बात की जाएगी बाली टैक्स के बारे में, तो बाली टैक्स या बाली कर एक तरीके का ऐसा कर था जो कि धर्म के नाम पे लिया जाता था। ठीक है, उसको समाप्त किसने करा था? अशोक ने किया था। उसका उल्लेख हमको कहां पे देखने को मिलता है? रमबंदई स्तंभ में देखने को मिलता है। क्लियर है? तो हमको दोनों चीज देखने को मिलती है रमबंदई में, कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, और बाली कर के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट पे आए। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कि इसको हम लोग मैच करना है कि कौन सी चीज सही बताई और कौन सी नहीं है। मतलब कि बेसिकली ये बताया गया कि ये जो स्तंभ है, इन स्तंभों के ऊपर हमको किस जानवर के या किसके हमको बोल सकते हैं कि देखने को मिलता है, कौन सा जानवर देखने को मिलता है? देखो ये सिंपल सा है, अगर सांची आप लोग गए होगे तो सांची में तो लायन है ही। ठीक है, उसके ऊपर शेर का हमको देखने को मिलता है चिन्ह। और बाकी की अगर बात करो रामपुरवा की, तो रामपुरवा में भी हमको किसका देखने को मिलता है? बुल ही है, वहां पे सांड ही हमको देखने को मिलता है, उसके ऊपर चिन्ह ही बना हुआ है। उसके बाद हम किसकी बात करें? सांकिसा की बात करो तो संकिसा में भी हमको किसके बारे में पता चलता है? हाथी के बारे में ही पता चलता है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया? लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, इसमें बोल सकते हो कि इसके सामने बुल नहीं है, ये गलत है। इसकी जगह उधर क्या बनाया हुआ है? लायन बना हुआ है। मतलब उस उधर भी क्या बना हुआ है? शेर का चिन्ह हमको देखने को मिलता है स्तंभ के ऊपर।
ये चीज क्लियर हो गया। तो अगर सांची की बात करोगे तो सांची के जो स्तंभ है उसमें हमको किसका चिन्ह देखने को मिलता है? शेर का। ठीक है। अगर रामपूर्वा की बात करो तो उसमें किसका देखने को मिलता है? सांड का या बुल का। और अगर सांकीसा की बात करो तो उसमें हाथी का, एलिफेंट का। तो हमको लौरिया नंदनगढ़ में भी किसका देखने को मिलता है? लॉयन का या शेर का ही हमको वहां पे देखने को मिलता है। क्लियर है सबको? तो हमारा ए जो उसने बोला था वो सही है आंसर। नेक्स्ट देखो। अब देखो यहां से हमारे जो प्रशासन के रिलेटेड क्वेश्चन है वो शुरू हो रहे हैं। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, जो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। तो पता ही है इसमें से मौर्य के राजस्व विभाग में निम्नलिखित में से कौन से साम्राज्य में सभी राजस्व के संग्रह का प्रभारी था? इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द मौर्यंस हु अमंग द फॉलोइंग वाज इन चार्ज ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल रेवेन्यूज इन द एम्पायर। ठीक है। कौन जो रेवेन्यूज रहते थे, जो भी कर रहता था वो सबको मतलब बोल सकते कि इकट्ठा करता था, उसका इंचार्ज कौन था? उसको क्या बुलाया जाता था उस टाइम पे? कोई एफ बता रहा है भैया? एफ तो है ही नहीं है। ज्यादातर लोग डी बता रहे हैं, कोई ए भी बता रहा है। तो उस टाइम पे उनको क्या बोला जाता था? समाहर्ता। ठीक है। समाहर्ता वो होते थे जो कि रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, जो भी कर रहता था, जो भी सारी की सारी चीजें रहती थी उनको इकट्ठा करने का काम किसका रहता था? समाहर्ता का। क्लियर है? नेक्स्ट देख लो। मौर्य साम्राज्य में देवत्य अध्यक्ष पद संबंधित था। इन विद द मौर्यन एम्पायर द पोस्ट देवत्य अध्यक्ष इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? तो ज्यादातर लोग ए और डी में कंफ्यूज है। देखो नाम से ही क्लियर है, देव की बात हो रही है। देव मतलब भगवान से रिलेटेड है। भगवान से हमको इसमें से ऑप्शन में एक ही चीज देखने को दिख रही है, भगवान से रिलेटेड। क्या देखने को मिल रही है? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या धार्मिक संस्थान। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा? क्योंकि धर्म से रिलेटेड कोई ना कोई चीज है ना, तो धार्मिक संस्थान से रिलेटेड। ये चीज क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल के दौरान राजस्व की मुख्य वस्तु थी? विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द मेन आइटम्स ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। मतलब कि उस टाइम पे जो बोल सकते हो कि राजस्व मतलब कि जो पैसा आता था उस टाइम पे, वो मौर्य साम्राज्य में इन सब चीजों में से सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता था उनके पास? ठीक है। ज्यादातर लोग एक क्या बता रहे हैं? ए बता रहे हैं। तो अभी मैंने बताया था कि दो तरीके के टैक्स हैं, मतलब टैक्स की बात की थी, कर की बात की थी। तो उस टाइम पे दो तरीके के कर लगाए जाते थे। ठीक है। पहला कौन सा था? भागा। ठीक है। और दूसरा कौन सा था हमारा? दूसरा कौन सा था? आना पड़ेगा। पहले इसको समझ लो। देखो भागा का मतलब क्या होता था? भागा एक तरीके का कर था। उस कर में क्या किया जाता था? जो भी उस टाइम पे जो भी फसल होती थी मगध में, जितनी भी फसल होती थी उसका कितना दिया जाता था? 1/6 पार्ट किसको दे दिया जाता था? रेवेन्यू, मतलब कि उस साम्राज्य को, या बोल सकते हो कि राजा के हिस्से में चला जाता था। ये चीज क्लियर हुई? तो उस खेत में, उस आसपास में जितनी भी खेती होती थी, खेत में जितना भी निकलता था, जो भी हमारा प्रोडक्शन हुआ करता था, जितना भी खेती होती थी, उस खेती का 1/6 हमको किसको देना पड़ता था? मतलब राज्य को, बोल सकते हो कि हमारे राजा को संपित करना, मतलब राजा को देना पड़ता था। ये चीज क्लियर हो गई? तो एक तरीके का ये हमारा कर था। दूसरे की बात करें तो हमारा, दूसरे की बात करी थी तो दूसरा मैंने बता दिया था, बाली। तो बाली में हमको बता दिया था कि बाली एक तरीके का कैसा करता? धार्मिक करता। तो उसमें धर्म के नाम पे कर लिया जाता था।
ठीक है। एक और चीज इसको याद रखना कि भागा की बात करोगे तो भागा एक तरीके का कर था कि अगर पूरे मगध की बात करूं तो उस मगध में जितनी भी खेती का जितना भी उत्पाद होता था, जितना भी प्रोडक्शन होता था, उसका कितना देना पड़ता था? 1/6 देना पड़ता था, मतलब 1/6 हिस्सा देना पड़ता था। पर अगर लुम्बिनी की बात करूं, सिर्फ लुम्बिनी ऐसी जगह थी कि जहां पे लोगों को 1/8 देना पड़ता था, मतलब 1/8 देना पड़ता था, 8 का 1 हिस्सा देना पड़ता था आपको। ये चीज क्लियर हुई? तो बाकी की अगर बात करूं कि पूरे के पूरे मगध में बस लुम्बिनी को छोड़ के सारी की सारी जगहों में कितना हिस्सा देना पड़ता था? 1/6 देना पड़ता था। पर अगर लुम्बिनी की बात करूं कि लुम्बिनी में कितना हिस्सा देना पड़ता था? 1/8 देना पड़ा था। ठीक है, 1/8 का हिस्सा। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर हमारा क्या है? भागा। तो याद रखना कि मौर्य साम्राज्य में दो तरीके के कर थे, एक था भागा और दूसरा क्या था? बाली। भागा जो था उसमें हमको जो भी हमारी खेती का उत्पादन में जितना भी हुआ करता था उसका 1/6 पार्ट हमको देना पड़ता था। दूसरा हमारा बाली है, जो कि बोल सकते हो कि एक धर्म के नाम पे कर लिया जाता था हमसे, जो कि कहां पे? लुम्बिनी में क्या कर दिया गया था? उसको हटा दिया गया था। किसने हटा दिया था? अशोक ने हटा दिया था। नेक्स्ट देखो, राजधानी की कोतवाल या पुलिस कहलाती थी, मतलब कि जो हम बोल सकते हो कि जो मगध में जो भी पुलिस थी या कोतवाल थे उनको क्या बुलाया जाता था? तो सब लोग डी आंसर कर रहे, तो क्या बुलाया जाता था उनको? पौर बुलाया जाता था। ये चीज क्लियर है? अब देखो बहुत सारी बुक में बहुत सारा अलग नाम भी दे के रखा है, यहाँ पे मैंने पौर यूज करा है, वही मैंने बोला है कि बहुत सी बुकों में साम्राज्य में बोल सकते हो कि कोतवाल या पुलिस को अलग अलग नाम से बुलाया गया है। यहाँ पे मैंने अभी पौर ही यूज करा है, बहुत सी बुक देखोगे तो वहां पे अलग अलग नाम यूज किए गए। नेक्स्ट देख लो, राजुक बॉस, राजकुलास बॉस। वहां पे हम लोग जो बोल सकते हैं कि एक तरीके की पोस्ट थी राजूकास की, तो राजूकास क्या थे एक तरीके से? ठीक है, तो सब लोग ए आंसर कर रहे हैं। तो जो भी भूमि को मतलब नापने करने का काम रहता था वो किसका काम रहता था? राजू कास का काम रहता था। ठीक है, ऑफिसर्स इंचार्ज ऑफ द लैंड मेजरमेंट एंड द बाउंड्रीज फिक्सिंग, मतलब जो भूमि को नापते थे, उन सब चीजों पे बाउंड्री बनाते थे, वो उनको क्या बुलाया जाता था? राजू कास बोला जाता था। और राजू कास के पास बोल सकते हो कि अशोक ने अलग से बहुत इंपॉर्टेंट पावर देके रखी थी, मतलब ज्यादातर पावर मतलब राजू कास के पास में थी कि अगर राजू कास चाहते, अगर कोई उनकी बात नहीं मान रहा है तो उन पे कर लगा देते थे उन पे, और बोल सकते हो कि कैपिटल पनिशमेंट दे देते थे कि उनको पैसे के नाम, मतलब अगर उनने कोई अपराध कर दिया तो उस अपराध से मतलब कि छोड़ने के लिए उनको पैसे देने पड़ेंगे। इस तरीके का बोल सकते हो कि पावर या इस तरीके की आजादी उन अशोका ने राजू कास को देके रखी थी। ठीक है, और ज्यादातर जो अकाउंटिंग का काम रहता था ना, वो काम भी कौन करते थे? राजू कास ही करते थे। क्लियर हो गया? ये टेक्निकल टर्म्स ही है सब सारी। नेक्स्ट करो, द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल इन द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन वॉज, मौर्य प्रशासन में अधिकारियों की उच्चतम श्रेणी थी। सब लोग सी बता रहे, हाईएस्ट कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। देखो अगर हाईएस्ट कैटेगरी की बात करूं कि सबसे ऊपर कौन से मंत्री आते थे, कौन से लोग आते थे, तो हमारे तीतराज आते थे। ठीक है, तीतराज जो रहते थे वो सबसे ऊपर की पोस्ट रहती थी, सबसे ऊपर के अधिकारी रहते थे। ठीक है, तो उनके नीचे कौन आते थे? जो भी सारे अध्यक्ष होते थे वो उनके नीचे आते थे। ठीक है, फिर तीसरे हमने पढ़े थे महामंत्री इसके बारे में, तो वो महामंत्रास जो रहते थे वो तीसरे नंबर पे आते थे। और चौथे नंबर की बात करूं तो चौथे नंबर पे क्या आते थे? अमात्यास आते थे। अगर आपसे पूछी जाए कि मौर्य साम्राज्य में सबसे ऊपर की पोस्ट किसकी थी, सबसे हाईएस्ट लेवल की, अगर अब मैं एमपीपीएससी की बात करूं तो एमपीपीएससी अगर आप निकालोगे तो सबसे ऊपर की पोस्ट कौन सी होती है?
एसडीएम ही होती है ना, तो एसडीएम जो थे वो बोल सकते हो कि हमारे क्या थे, तीरकास थे। फिर इसके बाद अगर बात करूं तो उसके नीचे कौन से आते हैं हमारे, डीएसपी वगैरह, तो वो सेकंड नंबर पे अध्यक्ष थे। तीसरे नंबर पे जो हमने महामंत्रास पढ़े थे वो थे, और सबसे नीचे कौन आते थे हमारे, अमर्त्यास आते थे। क्लियर है? गुरु गुणा पुरुष कौन थे, हु वॉज द गुणा पुरुष? तो ज्यादातर लोग बी आंसर कर रहे हैं, तो हमारा सही आंसर क्या है, बी। आपने देखा होगा, अगर सीरियल भी देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ जासूस भी बना के रखे थे। बेसिकली उन्होंने कुछ जासूस अपॉइंट करके रखे थे कि उन लोगों का काम क्या था कि जो साम्राज्य में या बोल सकते हो जो एम्पायर में जो चीजें हो रही है उनके ऊपर जासूसी करना। कि जैसे कोई अगर दुकानदार है तो दुकानदार कितने पैसे में उन लोगों को, जो भी हमारे समाज के लोग हैं या उसके राज्य के लोग हैं, कितने पैसों में चीजें ले रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा बोल सकते हो कि शतरंज तो नहीं कर रहा उसके खिलाफ, तो इन सब चीजों के लिए उसने एक जासूसी का बोल सकते हो कि एक अलग से क्या बना के रखी थी, एक अलग से ऑफिसर्स अपॉइंट करके रखे थे। उन लोगों का काम क्या रहता था, जासूसी करना। तो उन्हीं जासूसों को क्या बोला जाता था उस टाइम पे, गुणा पुरुष बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट शायद क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलिटी इन मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन वाज, मौर्य साम्राज्य में राज्य व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी? उस टाइम पे अगर मौर्य वंश की बात करो तो सबसे नीचे क्या आता था, सबसे छोटी इकाई वहां पर क्या थी, विलेज ही थी। ठीक है, गांव ही था। और गांव का जो अध्यक्ष होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, ग्रामी का बोले जाता था उस टाइम पे। क्या बुलाते थे हम लोग, जो गांव के अध्यक्ष होते थे उसको क्या बुलाते थे, ग्रामी का। नेक्स्ट हमारा आखिरी, इन हाउ मेनी प्रोविंसेस वाज द मौर्यन एम्पायर डिवाइडेड? अगर मौर्यन एम्पायर की बात करो तो मौर्यन एम्पायर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? ये चीज समझ में आई कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? मतलब कि बेसिकली बोल सकते हो कि अभी अगर हम बात करूं तो अभी कितनी डायरेक्शन है, चार डायरेक्शन है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो उस टाइम पे भी अगर बात करो तो मौर्यन एम्पायर को उन्होंने कितने बोल सकते हैं प्रोविंसेस में या बोल सकते हैं प्रांतों में डिवाइड करके रखा था, इसके बारे में बताना है हम लोगों को। तो सब लोग क्या बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, पांच बता रहे हैं। ठीक है, कितने डायरेक्शन में या कितने प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, पांच में। कैसे था, अब देखो, सबसे पहली चीज बीच में क्या आएगा, मध्य देश। ठीक है, तो मध्य देश की अगर बात करूं, सेंट्रल प्रोविंस की बात करूं, तो उसकी कैपिटल क्या थी हमारी, मगध थी। ठीक है, सेंट्रल की बात करूं, मध्य देश की बात करूं, तो उसकी कैपिटल क्या थी हमारी, मगध थी। अगर ऊपर की बात करूं तो ऊपर क्या आता था हमारा, उत्तर पद आता था। ठीक है, उत्तर की तरफ क्या था, उत्तर पद। अगर नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ देखूंगा तो दक्षिण की तरफ क्या आएगा, दक्षिण पद। इस टाइम पे हम लोग जो वेस्ट बोलते हैं उस टाइम पे उसको क्या बोला जाता था, अवंती पद। ठीक है, और इस टाइम पे जो ईस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्व की तरफ, तो उसको क्या बोला जाता था, प्राचार्य पद। ठीक है, जिसको हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ उत्तर बोल सकते हैं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जिस तरीके से हम यूज करते हैं, वैसे अगर मौर्य साम्राज्य की बात करो तो ये पांच पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड करके रखा था। जो मध्य भाग था उस मध्य भाग की कैपिटल क्या होती थी हमारी, मगध होती थी। ठीक है, अगर ऊपर की बात करूं, उत्तर की बात करूं, तो उसको क्या बोला जाता था, उत्तर पद बोला जाता था। ठीक है, और उत्तर पद की कैपिटल क्या थी हमारी, तक्षशिला थी। उत्तर पद की कैपिटल क्या थी, तक्षशिला। दक्षिण की बात करूं तो क्या थी हमारी, स्वर्वगिरी थी उस टाइम पे। क्या थी, स्वर्वगिरी। अवंती पद की बात करूं तो क्या होगी हमारी, उज्जैन या अवंती जिस टाइम पे हम लोग यूज करते थे। और अगर पश्चिम पद की मतलब कि पूर्व की बात करूं तो पूर्व में क्या थी हमारी, कलिंग।
क्या? अवंती पद, पद के नाम से, जैसे हम लोग जोन बोलते हैं ना, तो ऊपर का जो था उत्तर पद, जो नॉर्थ बोलते हैं साउथ के टाइम पे दक्षिण पद, जिसको हम ईस्ट बोलते हैं उस टाइम पे प्राचार्य पद, और जो हम लोग वेस्ट बोलते हैं उस टाइम पे ये क्या था? अवंती पद। तो अगर उत्तर पद की बात करो तो उत्तर पद की कैपिटल क्या थी? तक्षशिला। और अगर पश्चिम पद की बात करूं तो उस टाइम की कैपिटल क्या थी? कलिंग। दक्षिण पद की बात करूं तो दक्षिण की क्या थी? स्वर्वगिरी। और अगर बोल सकते अवंती पद की बात करूं, जो अवंती होके जाती थी, उसकी कैपिटल क्या थी? उज्जैन। ये चीज क्लियर हो गई? तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। और बीच में क्या था हमारा? सेंट्रल में क्या आता था? मगध आता था। उसकी कैपिटल, मध्य देश की कैपिटल क्या थी? मगध थी। इसको मध्य देश बोला जाता है, सेंट्रल प्रोविंस। क्लियर है सबको यहां से? तो आज के लिए इतना ही था हमारे लिए। थैंक यू।